नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय चैनल पे अगले 24 मिनट में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दौर की वोटिंग में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। आज 5 नगर निगम समेत कुल 214 निकायों में मतदान हुआ। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना नगर निगम में मतदान हुआ। वहीं 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में भी पार्षद चुनने के लिए वोटिंग हुई। रीवा नगर निगम समेत जिले की 9 नगर पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सुरक्षा के लिहाज से 2000 से ज्यादा का बल तैनात रहा। सतना नगर निगम का चुनाव पहले चरण में हो चुका है, जबकि जिले के 6 निकायों में दूसरे चरण के तहत मतदान सम्पन्न हुआ। विदिशा जिले की सिरोंज नगर पालिका समेत कुरवाई, लटेरी और शमशाबाद नगर परिषद में वोटर्स बेहद उत्साहित दिखे। शमशाबाद में नवजात को जन्म देकर एक प्रसूता भी वोट डालने मतदान केंद्र पहुंच गई। पन्ना के अमानगंज, गुनौर और पवई नगर पंचायत में वोटिंग के लिए सुबह से वोटर्स की लंबी कतारें दिखी। दमोह जिले के अटा नगर पालिका समेत पटेरा और तेंदुखेड़ा नगर परिषद में भी पार्षदों को चुनने के लिए वोटिंग हुई। खंडवा जिले की पंधाना और मूंदी नगर परिषद में वोट डाले गए। शिवपुरी नगर पालिका और 6 नगर परिषदों करेरा, मगरौनी, पोहरी, बैराड़, कोलारस और पिछौर में भी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगरीय निकायों में दूसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण रहा। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई। कहीं कहीं ईवीएम खराब होने की खबरें जरूर आई थी, जहां रिजर्व ईवीएम से वोटिंग भी कराई गई। दूसरे दौर का नगरीय निकाय चुनाव पहले चरण की तरह शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगहों पर हंगामा और ईवीएम में खराबी की शिकायतें सामने आई। मुरैना में मतदाता और फर्जी मतदाताओं के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर मतदान केंद्र से उपद्रवियों को खदेड़ा। वहीं फर्जी वोटरों को थाने भेजा गया। दूसरी तरफ कांग्रेस मेयर प्रत्याशी समेत कांग्रेसियों ने पुलिस और प्रशासन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। टीकमगढ़ में वार्ड नंबर 1 में मतदान के दौरान बीजेपी विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प हो गई, जिसमें विधायक के भाई को मामूली चोटें आईं। खरगोन में तेज बारिश के बाद भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बना। वार्ड क्रमांक 15 में ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते 35 मिनट तक वोटिंग प्रभावित हुई। कटनी में भी कावसजी वार्ड में ईवीएम में आई खराबी से करीब 15 से 20 मिनट तक वोटिंग रुकी रही। हालांकि बाद में मशीन को ठीक कर मतदान शुरू कराया गया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे किए। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भोपाल में सुवासरा के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में मतदान किया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में वोट डाला और बीजेपी के ऐतिहासिक जीत का दावा किया। शुजालपुर नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। मतदाता में उत्साह है। वहीं मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 38 के साइंस कॉलेज पोलिंग बूथ पर वोटिंग की और चुनाव को शिवपुरी की तस्वीर बदलने वाला बताया। मैं आशा करती हूँ कि लोग इसको बहुत ऐसे मायने से लें कि एक दिशा बदलने वाली नगर पालिका की चुनाव है। रीवा में पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक राजेंद्र शुक्ला ने मतदान किया और प्रचंड मतों से बीजेपी की जीत का दावा किया। राजगढ़ जिले में 10 नगरीय निकायों के लिए वोटिंग हुई। क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर ने पचोर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। खंडवा के मूंदी में बारिश के बीच मांधाता विधायक नारायण पटेल ने मतदान किया। अब देखना यह है कि चुनाव के नतीजे किसे खुश करते हैं और किसे गमगीन। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के विधायक नगर पालिका और परिषदों के अध्यक्ष पद की जमावट में जुट गए हैं। इस बार नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति यानी पार्षदों के द्वारा होगा। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस ने स्थानीय विधायकों को समीकरण साधने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। लिहाजा सीएम शिवराज ने मंत्रियों को प्रभार और गृह जिलों में समन्वय बनाने का दायित्व दिया है। जिस तरह के निर्णय लेने उसमें हमारे कहीं न कहीं प्रभारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रभारी वही होते हैं जो अपने आप में अनुभवी होते हैं, जिन्होंने इस कार्य को पहले दक्षता से किया होता है। हमारा पूरा विश्वास है कि जो अच्छे हमारे अनुशासित
कार्यकर्ता, उनका चयन इस पूरे मामले में होगा। कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों के साथ जिला और संभागीय प्रभारियों को कांग्रेस समर्थित सदस्यों के संपर्क में रहने के लिए कहा है। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के चुने हुए लोग जनता की भावना का आदर करेंगे और इनके दबाव में नहीं आएंगे। हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। मध्य प्रदेश की 76 नगर पालिका और 255 नगर परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के जरिए होगा। निकायों में अध्यक्ष का चुनाव 20 जुलाई को मतगणना के बाद होगा। ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिन पर जंगलों की हिफाजत का जिम्मा है वही ऑफिसर इसे रोकने में नाकाम है, जिसका खुलासा सीसीएफ के उड़न दस्ते की जांच में होने के बाद तत्कालीन डीएफओ समेत 5 अफसरों कर्मचारियों को आरोप पत्र दिया गया। ग्वालियर चंबल संभाग में माफिया ने चंबल नदी अभ्यारण्य, सोन चिरैया अभ्यारण्य और आरक्षित जंगलों से 31,478 घन मीटर वन संपदा निकालकर बाजार में बेच दी, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए। ये खुलासा अवैध खनन की शिकायतों पर बनाए गए उड़नदस्ते की जांच में हुआ। सीसीएफ ने मामले में मुरैना के तत्कालीन डीएफओ अमित बंसल निकम समेत 5 अफसरों और कर्मचारियों को आरोप पत्र दिया है। वसूली लगभग 40 लाख रुपए की बताई है, जिसको दोबारा से एग्जामिन करने के लिए एसडीओ को रिपोर्ट दी है। उसके जैसे ही वो रिपोर्ट वहाँ से आती है तो उतनी कार्रवाई करती है। हालांकि अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई। वहाँ का मंत्री क्या कर रहा है, वहाँ का मंत्रिमंडल क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, कुछ कार्रवाई की क्या अभी तक? इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन काफी हद तक लगाम लगा लिया गया है। इसके बाद निरंतर जो शिकायतें आ रही हैं, प्रशासन उस पर काम कर रहा है। जांच में टीम ने फर्शी पत्थर और चंबल नदी से निकाली गई रेत की कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए आंकी है। ऐसे में विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर अफसरों और स्टाफ के वेतन से इस राशि की कटौती की जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक नया आंदोलन छेड़ दिया है। इंदौर में लेटर अभियान के जरिए जबलपुर हाई कोर्ट को पीड़ा बताने की कोशिश की जा रही है। एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों ने चिट्ठी में हाईकोर्ट से आग्रह किया कि आगामी 25 जुलाई को इस मामले की सुनवाई है, तो हर बार की तरह तारीखें न बढ़ाकर इस पर अंतिम फैसला किया जाए, ताकि पटवारी, एमपीपीएससी समेत लंबित भर्तियों को पूरा किया जा सके। दरअसल 2019 में मध्य प्रदेश में भर्तियों के ओबीसी आरक्षण कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। केस के दर्ज होने के 3.5 साल बाद भी न तो कोर्ट ने फैसला किया और न ही राज्य सरकार ने इस मामले को सुलझाने में कोई दिलचस्पी दिखाई, जिसके चलते आयोग की तमाम भर्तियां बीच में लटकी हैं। आलम यह है कि न तो उनके रिजल्ट आ पा रहे हैं, न अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग ही हो पाई है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी अब ईमेल और लेटर लिखकर अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। यह अभियान पूरे प्रदेश में 18 जुलाई तक चलेगा और 3.5 लाख अभ्यर्थी इससे जुड़ेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और घरेलू कामकाज के लिए मेट पर निर्भर हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि अब प्रदेश की ऐसी घरेलू मेट ने मिलकर यूनियन बना लिया है और सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। मध्य प्रदेश में दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ कर अपनी गुजर बसर करने वाली हाउसमेट अब अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर महिलाओं ने एक संगठन भी खड़ा कर लिया है। मांगों को लेकर मंत्रालय तक चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, जिनमें झाड़ू पोंछे से लेकर बर्तनों की सफाई और खाना बनाने के दाम तय करने की मांग सरकार से की जा रही है। एक रेट तय कर दें कि ताकि इतने पैसे इस बाई को मिलना चाहिए। घरेलू कामकाजी महिलाओं से जुड़े संगठनों का दावा है कि मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में कामकाजी महिलाएं पूंजीवादी विचारधारा की शिकार हैं। तो हम चाहते हैं कि इनको भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रखें, ताकि इनको भी फिक्स्ड रेट और एक दिन का छुट्टी और मेडिकल लीव ये सब मिले। एक झाड़ू पोछा करने का कोई 500 रुपए दे रहा, कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई 1500 रुपए, लेकिन एक निश्चित आय होनी चाहिए। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब घरेलू कामकाजी महिलाओं ने आंदोलन की राह पकड़ी हो। इसका असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अनूपपुर जिले के कोतमा में पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृत बच्चे 4, 6 और 8 साल की उम्र के थे। जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के कुरिया टोला गांव में खेत के पोखर में नहाने गए मासूम बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा करना उनके लिए कितना घातक हो सकता है। मासूमों के परिजन खेतीबाड़ी के काम में लगे हुए थे। इसी दौरान तीनों बच्चे नहाने गए थे। खबर ये मिली कि बच्चे डूब गए हैं। तीनों मृतक अपने दादा के साथ खेत आए थे।
वहीं कोतमा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पिताजी यहाँ पे खेती कर रहे थे और बच्चे वहीं पर डैम के पास खेल रहे थे, तो खेलते खेलते बच्चे डैम में चले गए और जहाँ डूब गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। डूबते हुए कोई देखा भी है सर? अभी तक हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है तो उनके दादाजी और पिताजी द्वारा बताया गया कि बच्चे खेलने के लिए डैम तरफ जा रहे थे, जो उनके द्वारा मना भी किया गया था। और इसके बाद जब दोबारा गए हैं बच्चे तो उनके वहाँ पर मौके पर नहीं देखा गया, लेकिन मौके पर उनके पिताजी और दादाजी थे। इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। जबलपुर में ओशो आश्रम से मदन महल तक रोपवे चलाने की शुरू होने से पहले ही योजना दम तोड़ दिया है। रोपवे प्रोजेक्ट के लिए बार बार टेंडर निकालने के बाद भी वेंडर नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा स्मार्ट सिटी कंपनी योजना को बंद करने जा रही है। मदन महल से ओशो आश्रम तक रोपवे का सपना अब शायद कभी पूरा ना हो, क्योंकि वेंडर न मिलने के चलते स्मार्ट सिटी कंपनी योजना की फाइल बंद कर रही है। दरअसल पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से मदन महल से ओशो आश्रम तक सुरम्य वादियों के बीच रोपवे चलाने की योजना थी, ताकि पर्यटक पहाड़ी की खूबसूरती को ऊपर से निहार सके। लेकिन अफसोस, ये हसीन ख्वाब पूरा होने से पहले ही टूट गया। 2.5 किलोमीटर का हमने एक रोपवे का टेंडर भी किया हुआ था, जो संग्राम सागर से मदन महल के लिए जाता, बट 2 बार टेंडर करने के बाद ही अनफॉर्चुनेटली किसी भी निवेदनकार ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। पीपीपी मोड पर 15 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे की योजना बनाई गई, लेकिन मूर्त रूप लेने से पहले योजना फाइलों में बंद होकर रह गई। फिलहाल अभी तो इसको ड्रॉप कर दिया है हमने, और अगर इसको कोई अन्य एजेंसी इसको टेकअप करना चाहे तो वो टेकअप कर सकती है। रोपवे के जरिए सफर करने पर पर्यटकों को कई प्राकृतिक व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते, वहीं पर्यटन बढ़ता तो लोगों को रोजगार भी मिलता, लेकिन ऐसा हो न सका। इंदौर के चिड़ियाघर में सांप के साथ ही शाकाहारी छिपकली इगुआना भी खुले में विचरण करती दिखेगी। इगुआना को लेकर ट्रायल रन भी पूरा हो गया है। इंदौर देश में नवाचार के लिए देश दुनिया में जाना जाता है, लिहाजा इस बार इंदौर जू प्रबंधन भी अनोखी पहल करने जा रहा है। चिड़ियाघर में वॉक इन फॉरेस्ट बनाया गया है, जिसमें खुले में अब सांप के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शाकाहारी छिपकली इगुआना भी रहेगी। चिड़ियाघर में दक्षिण अमेरिकी प्रजाति की 3 इगुआना और 2 बाल पायथन भी रहेंगे। जू प्रबंधन की माने तो ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इनका हम लोग एक पर्टिकुलर एक स्पेस वहाँ पर बना रहे हैं, उसी स्पेस में इन सभी रेप्टाइल्स को अलग अलग सेगमेंट में बना के रखेंगे। तरह का हम लोग बायोटॉप बनाना चाह रहे हैं। बाल पालथन का ट्रायल रन भी जल्द शुरू होगा, वहीं इनकी सुरक्षा के लिए अलग से वॉलंटियर भी मौजूद रहेंगे। जल्द ही ट्रायल पूरा कर इसे दर्शकों के लिए खोला जाएगा। ये हैदराबाद और कुछ साउथ से कुछ अरेंज किए थे ये, और एक तो स्पेशल जू से भी हमको गिफ्ट मिली है, तो वो भी हम लोग लेके आए। वर्तमान में पक्षी विहार में 700 से ज्यादा पक्षी खुले में रहते हैं। हालांकि टेम्परेचर को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है।